अगर किसी युवा को अस्थमा हो जाए तो क्या उसके सेक्सुअल क्षमता पे भी इसका 25 साल से आप सिगरेट लेते हैं, भले आप लाख इस्टेब्लिश हो गए, एमएनसी में काम करते हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल में लाख रुपए 2 लाख 4 लाख इनकम है, आप सिगरेट स्ट्रेस उड़ा रहे हैं, 40 साल में हृदयघात आ जाए, 2 बाईपास हो जाए, उसके बाद फिर क्या ज़िंदगी रह जाएगी? ना खाने को मिलेगा, परहेज इतना, दवाइयाँ 6 8 खा रहे हैं, ये क्या करेंगे? उसको एक कस लेने के चक्कर में वो जो 1% फेफड़ा एक कस से आपका सूख गया, खराब हो गया, उसका पता तब लगेगा जब आप हाथ से कस लाने भी नहीं रहेंगे। ऐसे ऐसे होता है सीओपीडी के पेशेंट का। क्या है कि हमको लगता है कि सिगरेट के अंदर निकोटीन एक कस लेने पे स्ट्रेस बस्टर कर रहा है, रिलैक्स महसूस होता है, हीरो बनते हैं हम, अंदर से अच्छा गुड फीलिंग आता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित है और आप द स्पेशल टॉक्स का डॉक्टर टॉक्स से सीरीज देख रहे हैं और डॉक्टर सीरीज का यह पहला एपिसोड है। और आपको बताएं कि कैमरे में जिस शख्स को आप देख पा रहे हैं यह चेहरा पहचान का मुहताज नहीं है। जिले में डॉक्टरी का एक लंबा अनुभव है और कहा जाता है कि एमडी से जनरल फिजिशियन है और साथ में आप व्यवहारिक तौर पे आप यह समझ सकते हैं कि छाती रोग विशेषज्ञ हैं। नाम है अभिषेक रंजन और कभी कभी राजनीति में भी अपना हाथ आजमाते रहते हैं। अस्थमा से लेकर के और फिर श्वास और छाती रोग से लेकर के तमाम बातचीत हमारी इनसे होने वाली है। और मेरी आपसे यह गुजारिश रहेगी कि अगर आपके आसपास भी अगर कोई अस्थमा का रोगी हो या फिर छाती या श्वास रोग कोई मरीज हो आपके पास, तो फिर इस एपिसोड को और इस वीडियो को आप देखिए और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए हम इस बातचीत के सिलसिला को शुरू करेंगे और सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मनमीत जी। चलिए हम लोग इस एपिसोड में यह बात करने वाले हैं, जिस क्षेत्र के आप स्पेशलिस्ट हैं, हम यह जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में जो छाती से संबंधित, श्वास से संबंधित बीमारियां होती हैं उसमें एक अस्थमा रोग होता है। तो जैसे यह डॉक्टर, ये मतलब चिकित्सीय भाषा में इसको अस्थमा कहा जाता है, तो यह होता क्या है आखिर? दमा का रोग जिसे अस्थमा बोलते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। बुढ़ापे में होने वाले दम फूलने की शिकायत को सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ बोलते हैं, और जो युवाओं में होता है उसे अस्थमा या दमा का रोग बोलते हैं। 2 विभागीकरण इसलिए किया गया ना कि इन दोनों की 2 फिजियोलॉजी है, 2 तरह से शरीर को नुकसान देते हैं। जिसमें ज़्यादा खतरनाक जो होता है वो सीओपीडी नामक बीमारी है। कारण है कि एक लाइलाज बीमारी है और इसमें मल्टी ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी ये केवल सांस की बीमारी नहीं है सीओपीडी, ये ऐसी बीमारी है जिसमें हार्ट, लीवर, हर एक पूरा का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। कारण है कि इस बीमारी में जो शरीर के अंदर आंतरिक सूजन आती है फेफड़े के वजह से, वो सूजन आपको पूरे शरीर के विभिन्न अंगों को एक साथ नुकसान पहुंचाती है। और इसका इलाज जो है ये आम अस्थमा के इलाज से अलग है। आम अस्थमा के इलाज में हम समझते हैं कि दम फूलने की शिकायत एलर्जी का एक विकराल रूप है, जबकि इसका एलर्जी से लेना देना नहीं होता। इसमें कई प्रकार हैं। सीओपीडी-सी है जिसमें सिगरेट पीने वाले को होता है। सीओपीडी-ए है जो अस्थमा से सीओपीडी में, जैसे आपको युवा में है दमा का शिकायत और उसके बाद आप बुढ़ापे में आ गए तो आपको सीओपीडी हो गया ये बीमारी। सीओपीडी-एएस है जिसमें अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप सिंड्रोम है। तो इस बीमारी में आपको सबसे बड़ा जो ज़रूरी जानकारी रखना ये है कि इसका अगर रोकथाम करना है, कंट्रोल करना है, तो इसके दवाई में बहुत डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जो दमा से अलग दवाइयाँ, दमा में स्टेरॉइड देते हैं, बेटनोसोल, अस्थालिन, अलग अलग तरह की दवाइयाँ बहुत दिन से चल रही हैं। अब इनहेलर्स बहुत सारे नए आ गए और इसमें जो देते हैं, इसमें हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे सांस के नली का सूजन सिर्फ कम ना हो, सांस के नली में जो म्यूकस प्लगिंग होती है, जो छोटे छोटा खखार का अंश फंस जाता है जिससे मरीज़ को खखार निकालने में दिक्कत होती है, ये सब समस्या ना हो। मरीज का शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लगता है सीओपीडी में, जिसके लिए वर्ल्ड सीओपीडी डे अभी नवंबर में आने वाला है। इस दिवस के दिन भी मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि लोगों के बीच जागरूकता इस वीडियो के माध्यम से फैले कि सीओपीडी बीमारी बुढ़ापे के शिकारग्रस्त दमा के रोगियों में बहुत ज़्यादा है और इसको लोग आम दमा की तरह ट्रीट करते हैं स्टेरॉयड इत्यादि से, जिसका बहुत नुकसान होता है क्योंकि स्टेरॉयड का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव फेफड़े के ऊपर पड़ता है और बार बार निमोनिया होता है उस पेशेंट को जो हाई डोज स्टेरॉयड लेता है। इसलिए आपके माध्यम से लोगों को ये जानना चाहिए कि हर दमा केवल अस्थमा नहीं है, सीओपीडी नामक भी एक जानलेवा बीमारी है जिसका इलाज बिल्कुल भिन्न है अस्थमा के इलाज से। मैं यहाँ आने ही वाला था कि आखिर अस्थमा, मतलब यह समझ में आ गया कि यह बीमारी कौन सी है, लेकिन अगर बात करें कि उसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, आखिर किन कारणों की वजह से वह रोग होता है, जिसमें एक चीज़ को आप इंगित किए हैं कि आजकल के जो युवा हैं धूम्रपान का सेवन करते हैं, उसका एक कारण होता है। इसके अलावा अगर बात किया, मान लीजिए वह बीमारी कोई धूम्रपान नहीं करता है उसको भी है,
तो इस प्रकार से और क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसको अस्थमा हो जाता है? पहले के समय में जो अलाव जलाया जाता था, जो बायोमास फ्यूल एक्सपोजर था, गोईठा का खाना, लकड़ी का जो भोजन बनाया जाता था, जिससे हमारे अभी भी जो 80 साल या 70 साल के वृद्ध जो औरतें हैं, लेडीज़ हैं, जो विशेष तौर पे परेशान रहती हैं, वो मुख्यतः उससे पीड़ित होती थी। अभी के समय में बीड़ी, धूम्रपान या जो सिगरेट गांव देहात में भी या युवाओं में बीच है, तो होता क्या है कि हमको लगता है कि सिगरेट के अंदर निकोटीन एक कष्ट लेने पे स्ट्रेस बस्टर कर रहा है, रिलैक्स महसूस होता है, हीरो बनते हैं हम, अंदर से अच्छा गुड फीलिंग आता है। लेकिन उसको एक कस लेने के चक्कर में वो जो 1% फेफड़ा एक कस से आपका सूख गया, ख़राब हो गया, उसका पता तब लगेगा जब आप हाथ से कस लाने भी नहीं रहेंगे। ऐसे ऐसे होता है COPD के पेशेंट का हाथ, बात समझ रहे हैं। और जब इधर आपको IV कैनुला लगेगा, एडमिट किया जाएगा, जब आपको इधर सेंट्रल लाइन लगेगा, चीरा जाएगा, लगाया जाएगा, तो वो सारा कस का धुआं निकलेगा, यहाँ से धुआं, हर जगह से धुआं। तब समझ में आएगा कि कितना भारी भूल किए थे। तो जो लोग भी धुआं का कस लगाते हैं, बीड़ी या सिगरेट पीते हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि आगे आने वाले शरीर से भी आपके धुआं निकलेगा। वो धुआं इतना तनावग्रसित और दर्दनाक होगा कि आपका पूरा ज़िंदगी धुआं होगा। तो धुआं को एंजॉय करना है तो अभी कष्ट लीजिए, बाद में भी भगवान धुआं निकालेंगे अलग अलग शरीर के हिस्से से। मोटे तौर पर मतलब पैसों का भी धुआं हो जाएगा उसके बाद। जब पैसे का धुआं, शारीरिक कष्ट, कोई आपको 1 रुपये दे, 1 लाख रुपए दे, अब बोले कि आपके शरीर में अलग अलग जगह चीरा लगेगा, आपका सांस नहीं ले पाएगा। आप यहाँ से पोटी पैखाना करने भी सुबह जाइएगा तो 10 बार हाँफते जाइएगा, 10 जगह बैठेगा, बोलिएगा ना चाहिए भाई, नहीं चाहिए, आप रख लीजिए पैसा, हाथ जोड़ लीजिएगा। लेकिन ये दुर्बुद्धि कब आती है, ये सद्बुद्धि कब आएगी? जब आप ऑलरेडी भुक्तभोगी हो चुके होंगे। जवानी में तो कोई ध्यान देता नहीं है, हर को एक कष्ट चाहिए, स्टाइल है। चलिए, अब हम यह जान गए कि अस्थमा क्या है, अस्थमा किन किन कारणों से होता है। एक चीज़ इसमें जो हमारे मन में सवाल आ रहा है कि क्या अगर किसी युवा को अस्थमा हो जाए तो क्या उसके सेक्सुअल क्षमता पे भी इसका असर होता है क्या? देखिए, अस्थमा अगर युवाओं की बात करें तो इसमें बोलते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा, ये होता है आपको एलर्जी का एक मैनिफेस्टेशन। इसमें होता क्या है कि जो श्वास की नली है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स या ब्रोंकस, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ का, इसके अंदर एलर्जी के वजह से कुछ सूजन आता है, जिससे नली अगर इतनी मोटी है तो वो धीरे धीरे सक्रिय हो जाती है। मैं कैमरा में दिखाकर बता रहा हूँ, इतनी पतली हो जाती है, तो जो हवा जाने का अंदर रूप है वो रास्ता ब्लॉक होता है। इसके लिए जो हम लोग इन्हेलेशन स्टेरॉइड दें या इन्हेलेशन में अलग लाबा दें, एगोनिस्ट जो है बीटा एगोनिस्ट, उसका काम यही होता है कि श्वास की नली को खोल देता है। उन दवाइयों में 2 तरह का काम होता है, एक होता है रिलीवर जो तुरंत काम करता है, और एक होता है कंट्रोलर जो कि आगे होने वाले अस्थमा से रोकता है। तो ये 2 प्रकार की दवाइयाँ एक साथ चलती हैं तो अस्थमा बिल्कुल नियंत्रण रखता है। लोग गलती क्या करते हैं कि अस्थमा को समझते हैं कि बस सीजन वेरिएशन जब आएगा, जब सीजन बदली तो फिर अस्थमा मेरा तेज होगा तो हम दवाई लेंगे। यही गलती है। कारण है कि सांस जब आप हर मिनट हर सेकंड ले रहे हैं तो आप कैसे गारंटी करेंगे कि केवल धूल उसी टाइम उड़ेगी जब आप चाहेंगे, मौसम बदलेगा? मौसम बदलने पे तेज होता है, लेकिन एलर्जी तो हर मौसम में अब रह रहा है, पॉल्यूशन तो हमेशा है, तो कैसे आप अस्थमा को दूर रख सकते हैं अपने आप से? इसी वजह से जहाँ तक सेक्सुअल डिसफंक्शन का बात है, COPD के पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है क्योंकि ये मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर है। इसमें पेशेंट के दुर्बलता के कारण इम्पोटेंसी या पेशेंट को सेक्सुअल डिसफंक्शन जो 50 या 50 के ऊपर है आ सकती है। अस्थमा में डायरेक्ट कोई कोरिलेशन, क्योंकि ये एलर्जी की बात है, इसमें होता नहीं है वैसे। अच्छा, अगर इसके इलाज की प्रक्रिया की बात करें तो मान लीजिए हम तो ये दर्शकों को भी सलाह नहीं देंगे कि अगर डॉक्टर साहब किसी दवा का नाम बता रहे हैं तो उसको आप खरीदिए। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जो आपके नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे जाकर के सलाह लें और फिर ही मतलब उसके बाद ही दवा लें। ऐसे मतलब यहाँ पे बात हो रही है दवा का नाम अगर आप सुन ले रहे हैं तो यह वीडियो देख करके आप दवा नहीं लीजिएगा। लेकिन हम यह जानना चाहेंगे कि अगर किसी को अस्थमा हो गया, वह युवा हो या बुजुर्ग हो, अगर उसकी इलाज की प्रक्रिया क्या होती है? इलाज की प्रक्रिया में सबसे पहले उसका चेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, ये देखने के लिए कि उसके चेस्ट में क्या एडेड साउंड्स हैं, नॉर्मल ब्रेथ साउंड से अलग है, क्या आवाज़ें आ रही हैं, चेस्ट का जो साउंड्स है उसमें क्या क्रेप्ट्स है, क्या रोंकाई है, कितना उसके अंदर सूजन है। दूसरा आता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसके बाद टेस्ट करते हैं कि फेफड़े में उनके कितनी कुबत है, कितने श्वास नली के अंदर सूजन है, कितना एयर फ्लो है,
पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट कितना है, फंक्शनल एक्सपिरेटरी वॉल्यूम एट फर्स्ट सेकंड कितना है FEV1, फिर FEV1/FVC रेशियो निकाल के देखते हैं कि ये जो दमा की शिकायत है इसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शन है या इसमें लंग पैरेन्काइमा इन्वॉल्व है यानी रेस्ट्रिक्शन है, यानी ये खून से फैल रहा है एलर्जी का दमा है या श्वास नली के अंदर सूजन का दमा है। ये इतना मतलब ये लगता है दिखने में कि एक ही दवाई सबको देंगे, लेकिन इतना छोटा छोटा अंतर है इसमें कि दवाई के ओवरडोज से पेशेंट को बचाने के लिए ये सब प्रारूप देखना पड़ता है। सटीक दवाई, सही जगह, सही इलाज, सही डायग्नोसिस से पेशेंट कम से कम दवाइयों में लंबे अंतराल तक आराम पा सकता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, मान लीजिए कि गांव देहात में रहने वाले वे लोग, उनको नहीं पता है कि अस्थमा क्या है, टीबी क्या है, दमा क्या है, लेकिन इतना पता है कि हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और थोड़ा सा अनुभव से वह समझ पा रहा है कि हमको अस्थमा या दमा हो गया है। वैसे स्थिति में मतलब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब क्या हो सकता है? एक इंडिविजुअल का अगर बात करें, एक इंसान का, हर एक इंसान का अपना अपना एलर्जी प्रोफाइल होता है जिसके बारे में उस इंसान से बेहतर कोई नहीं जाता, बस हम लोग ध्यान नहीं देते, गौर नहीं करते। अब देखिए कि कितनी बड़ी भ्रांति है कि लोग सोचते हैं कि दमा बा अस्थमा बा, हम लोग भोजपुरी बोलते हैं अपने क्षेत्र में, तो बोले ला लोग कि दमा बा अस्थमा बा एकर मतलब कि भात ना खाए के चाहिए। कितना भूल भ्रांति है। अरे भाई आपको चावल से एलर्जी होगा तब ना, कैसे आप बोलते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए? चावल का अपना गुण है, उसमें अपना अलग फाइबर्स है, अलग चीज़ें हैं। आप कैसे चावल को ब्लैंकेट बैन करते हैं? कई लोग बोलता है कि नारंगी संतरे से अस्थमा होता है, कई लोग बोलते हैं कि केला से अस्थमा बढ़ता है। अरे ये कोई ब्लैंकेट कुछ नहीं है ऐसा कि एगो दे दिए कि जिससे सारे लोगों को एलर्जी होगा। आपको गौर करना है, थोड़ा सा चौकन्ना रहिए। अगर दमा एलर्जी की शिकायत है तो ये देखिए कि आपको किन चीज़ों में, किस चीज़ को खाने से, किस चीज़ को पीने से और किस चीज़ को पहनने से, किस तरह के सूंघने से आपको कब किस माहौल में बढ़ता है, इतना तो गौर करना होगा। नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है, एलर्जी प्रोफाइल टेस्ट है, बहुत आम तौर पे होता है। हमारे गोपालगंज का सौभाग्य है कि पूरे भारत में कई सारे पेशेंट्स का सैंपल, बाहर से भी पेशेंट्स यहाँ से ऑनलाइन मेरे यहाँ पर हम लोग प्रोसेस करते हैं, जो वहाँ से भेजते हैं सेरम निकाल कर सैंपल, पूरे भारत में सबसे कम रेट पे यहाँ पर होता है हमारे सेंटर पे, जो एलर्जी का सेंटर है वहाँ पर। और उसमें 200-250 तरह की एलर्जी का जांच आता है। किसी को दाल से निकलता है, किसी को आटे से एलर्जी है, किसी को सरसों तेल से एलर्जी, किसी को लहसुन से, किसी को भिंडी से, किसी को प्याज से, किसी को आलू से, किसको किस चीज़ से एलर्जी उस जांच में आ जाएगा। फिर आप उससे परहेज कीजिए, दवाई लीजिए, एकदम ठीक। मतलब मोटे तौर पे किस व्यक्ति का शरीर किस क्षमता लायक है वह डिपेंड करता है कि मतलब आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अब किसी व्यक्ति को अगर अस्थमा हो जाए, जैसा कि आपने बताया कि COPD में मतलब वह जानलेवा बीमारी हो सकती है। आजकल के युवाओं में यह ट्रेंड है, जो आप कस की बात कर रहे थे। हमको नहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब पुराने लोगों को हो या ना हो, लेकिन कस लेने वाले लोगों को आने वाले 35 साल या उम्र का वह 40 साल का पड़ा होगा जब यह हो सकता है। कितना खतरनाक हो सकता है यह? बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आप देखिए कि जब रिसर्च किया गया तो पाया गया कि सिगरेट पीने वाले लोगों को हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा रहता है, हृदयघात का खतरा। सिगरेट पीने वाले लोगों को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा डिजीज़ का खतरा ज़्यादा रहता है, यानी फेफड़े की ऐसी बीमारी जिसमें फेफड़ा धीरे धीरे शिथिल होकर ख़राब हो जाता है। तो ये दो बड़े अंग हैं। अगर आप हृदय की बात करें, आपको 35 साल 40 साल उम्र है, 20-25 साल से आप सिगरेट लेते हैं, भले आप लाख इस्टेब्लिश हो गए, MNC में काम करते हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल में लाख रुपए 2 लाख 4 लाख इनकम है, आप सिगरेट स्ट्रेस उड़ा रहे हैं, 40 साल में हृदयघात आ जाए, 2 बाईपास हो जाए, उसके बाद फिर क्या ज़िंदगी रह जाएगी? ना खाने को मिलेगा, परहेज इतना, दवाइयाँ 6-6 8-8 खा रहे हैं, ये क्या ज़िंदगी रह जाएगी? अगर आप ऐसे किसी आचरण को कर रहे हैं जो आचरण आपको साफ गलत है आने वाले भविष्य के लिए, ना सिर्फ अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप अपने देश को धोखा दे रहे हैं, अपने समाज को धोखा दे रहे हैं। सबसे पहले अगर शादीशुदा है तो अपने वाइफ बच्चे को धोखा दे रहे हैं, और नहीं शादीशुदा है तो माँ बाप जो आपको 9 महीना रहकर माँ पाली उसको धोखा दे रहे हैं। तो इससे बड़ा धोखाबाजी क्या हो सकता है कि आप एक कष्ट के चलते इतने सारे लोगों को धोखा दे रहे हैं? ये तो सबसे बड़ा धोखाबाज है। अच्छा, हम लोग कुल मिलाकर के अस्थमा के इर्द गिर्द ही बात किए हैं, लेकिन श्वास लेने में परेशानियां इस मतलब अस्थमा के अलावा और कोई भी बीमारी है जिसकी वजह से हो सकता है? COPD है अस्थमा के अलावा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, उसके अलावा आपको ब्रोंकेक्टेसिस है, टीबी के ऐसे पेशेंट्स जिनको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ होता है, जिसको हम लोग फिक्स्ड एयरवे डिजीज़ बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर कभी आपको पहले टीबी हुआ है, टीबी इलाज होकर के ठीक भी हो गया है, उसके बाद जो आपका स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, लंग्स के अंदर जो आपका श्वास नली का ट्यूब है उसके अंदर सूजन आ जाता है, तो कभी टीबी का कुछ अंश रह गया, उसका छाप छूट गया, तो वो जो सूजन है ट्यूब का वो ज़्यादा होता है,
लोग को शुरू में पता नहीं लगता, 6 महीना दवाई खाते हैं, एक्सरे में ठीक दिखता है तो लोगों को लगता है कि ठीक हो गया, जबकि उसका असर सालों तक रह सकता है अगर टीबी हुआ है तो। वो भी एक प्रकार के दमा में बदलता है जिसको फिक्स्ड एयरवे डिजीज़ बोलते हैं। कई सारे पेशेंट्स को पॉल्यूशन के वजह से दिक्कत होता है। कई सारे फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो ऐसे कोल माइन वगैरह में काम करते हैं, उनको भी दिक्कत होता है। डस्ट का एक्सपोजर जिनका है, जो डस्ट वगैरह में काम करते हैं, एस्बेस्टोसिस होता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके आसपास सीलन रिसाव ज़्यादा है, काई वगैरह ज़्यादा लगता है, नदी नाले गया है, उनको एस्परजिलोसिस होता है, फेफड़े में फफूंदी का बीमारी उसके वजह से। इसके अलावा कई पेशेंट्स हैं जिनको ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, इंस्टैटिशियल लंग डिजीज़, इसका कई सारा प्रकार प्रारूप है, यूआईपी है, NSIP है, ILD के बहुत सारे प्रकार हैं। तो ये इतना विचित्र महासमुद्र है कि जितना अंदर गहरा खोदिएगा उतना ज़्यादा मोती मिलेगा। बस यही है कि दमा को केवल अस्थमा तक मत सीमित रखिए। अगर खांसी है जो लंबे अंतराल से ठीक नहीं हो रही, सांस फूलता है, तो प्रॉपर एक्सरे, प्रॉपर PFT और डायग्नोसिस करा के सटीक इलाज कराइए, तो वो आपको संपूर्ण इलाज फ़ायदा सिर्फ नहीं देगा, आपको जीवन हानि से बचा पाएगा। अच्छा, एक चीज़ ऐसा भी होता है कि बहुत लोग जो नशा नहीं करते हैं, उनको अस्थमा हो गया या ऐसा कोई बीमारी हो गया जो नशा से होता है और वो पहले चल बसे। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो नशा करते हैं और अंत तक मतलब लंबे समय तक रहते हैं। इसमें क्या अंतर हो जाता है? सबसे पहला अंतर होता है कि देखिए, नशा जो करता है वो तो गलत कर रहा है। कारण मैं बताता हूँ कि ये केवल हेल्थ वाइज गलत नहीं है। आपको एक सबसे बड़ा फेनोमेनन है जिसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या है कि मान लीजिए कि अगर कोई स्मोक कर रहा है तो वो तो ठीक है कि स्मोक करने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जेनेटिकली इतना स्ट्रॉन्ग प्रीडिस्पोजिशन है, अंदर से वैसा कुवत है कि कुछ लोग अपने 80 साल, 70 साल, 60 साल तक भी करते हैं, उनको मूल चूल सिम्टम आते हैं या नहीं आते। कुछ ऐसे लोग हैं, चंद, मान लीजिए लाखों में बात करें तो। लेकिन जो आसपास उनके हैं जो इतने मजबूत नहीं है और जिनके बारे में पता नहीं है, और जो उस धुआं को लेते हैं जाने अनजाने बिना पिए हुए, जिसको पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, जिनका असर पड़ता है। जैसे आप धुआं लेते हैं, आसपास के लोग के नाक से वो धुआं गया, वो भी उतना ही नुकसान करता है जितना एक्टिव स्मोक कर रहा है उसको करता है। तो इसके लिए आप अपना जान जोखिम में केवल नहीं डाल रहे हैं, आसपास के अपने मित्र मंडली का, घर के लोगों का भी डाल रहे हैं। तो ये एक बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है। तो है, मुझे नफरत है स्मोकर से, बहुत नफरत है। अच्छा, इसका कुछ उपाय है कि नहीं? कि मतलब आदमी चाहे, कोई युवा चाहे कि हम सिगरेट पीते रहें और कुछ ऐसा मतलब इसका कोई उपाय नहीं है। सिगरेट पीने से अच्छा है गांधी जी के नोट में आग लगा करके उसको तापिए, बैठिए, सोचिए कि ठंडक, गर्मी मिलेगा, ठंडा आने वाला है। इसका कोई उपाय नहीं। बेफजूल, एकदम बेफजूल बात है जो सोचता है। एक एक रुपए कमाने के लिए एड़ी चोटी जोक कर लाखों युवा भारत प्रदेश में, बिहार प्रदेश में नौकरी के लिए हर चीज़ पढ़ते हैं। रात में तेल जला जला के, लालटेन बार बार के, पहले के ज़माने में पढ़ करके कुछ बनते हैं। उसके बाद वही युवा अगर मॉडर्न बनने के चक्कर में कुछ कर दें ऐसा, तो इससे आप वही गांधी जी के नोट में आग लगा के तापने की तरह है कि ठंडा भाग जाएगा। अच्छा, यह एक चिकित्सीय तरीका होता है कि कोई अगर आपको आदत लगा है उसको आपको छोड़ना है, तो मतलब 21 दिनों तक कहा जाता है कि अगर उस चीज़ को अगर आप बरकरार रखते हैं तो छोड़ सकते हैं। क्योंकि हम यह बात बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आजकल के युवाओं में ट्रेंड है कस लेना, और उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि वह मतलब कस भी लें और इसका बचाव भी हो सके। तो उनको मतलब कैसे नशा, मतलब सिगरेट? देखिए, नशा होना कोई ऐसा नहीं है कि कोई अगर नशा कर दिया तो महापापी है, सुधर नहीं सकता है। सब कुछ होता है विल पर। आप अपने दिमाग से कितना चाहते हैं उसको छोड़ना। क्या आप उसके दुष्प्रभाव के प्रति अपने परिवार, अपने आप को धोखा देना बंद करेंगे? कितना स्ट्रॉन्ग आप चाहते हैं कि उसको निकले? निकोटीन के लिए अलग सप्लीमेंट्स हैं, च्युइंगम अब मार्केट में है, निकोटेक्स है, अलग अलग ब्रांड नेम से, जिसकी वजह से जिनको आदत भी है वो उन च्युइंगम का सेवन करते हैं। तो शुरू में जो वो अर्ज आता है, जो लगता है कि हमको बार बार लेना चाहिए, कुछ बेचैनी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो च्युइंगम का सेवन करते हैं तो वो अर्ज कम हो जाता है। तो धीरे धीरे हटा सकते हैं किसी को आदत है तो विकल्प है। लेकिन आप लेना चाहेंगे तब ना। अब आप बेडरूम में सोए नहीं, टीवी चलाकर और बड़ा बड़ा साउंड सिस्टम लगाकर ड्राइंग रूम में बैठ के रात भर टीवी देखे, बोले नींदे ना आवेला, तो बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने को भी और घर वालों को भी। चलिए, हम लोग इस एपिसोड के मतलब अंतिम पड़ाव में हैं और हम अंतिम सवाल करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर गांव देहात के किसी गरीब गुरबे व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित कोई बीमारी हो गया, वह बड़े डॉक्टर को हायर नहीं कर सकता है, बड़े शहरों में इलाज के लिए नहीं जा सकता है। और बताया जाता है कि सक्षम हॉस्पिटल आपका मतलब वेंटिलेटर युक्त हॉस्पिटल है, इमरजेंसी हॉस्पिटल है, मेट्रो शहर के तर्ज पे इसको डेवलप किया गया है। लेकिन वह गाँव का आदमी जिसको अस्थमा या दमा का बीमारी है, वह हायर नहीं कर सकता है।
कैसे इलाज, मतलब उसका इलाज यहाँ पे संभव है कि नहीं? देखिए, बात क्या होती है कि इसके पहले जो गोपालगंज के ज़्यादातर मरीज़ जो गंभीर अवस्था में आते थे मेरे क्लिनिक पर भी, आज 10 साल हो गए मुझे बैठते हुए गोपालगंज, तो ऐसे पेशेंट्स को जहाँ तक मैं ठीक कर पाता था दवाइयाँ, सुई और इत्यादि के सहारे, मशीनों के ठीक कर पाते थे। लेकिन उसमें से 10 में से अगर 3 या 4 को अति गंभीर अवस्था में लाना हो, जिसका ऑक्सीजन गिर गया हो, जिसका हाफ ठीक ना हो पाए, सुई दवाई, लोग क्या गांव में सुई दवाई देते हैं, डेरिफालिन, डेक्सोना, ज़्यादा से ज़्यादा भाप लगाते हैं। अब सोचिए, एक ऐसा फेफड़ा जिसके अंदर खुद कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा हो, हाइपरकैप्निया हो, हाइपरकार्बिया हो, पेशेंट बार बार सांस ले रहा हो, जिसके फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन आप 10 लीटर से डाल रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसी फेफड़े के अंदर जगह बनाकर बैठा है, तो एक ही फेफड़े में अलग अलग तो गैस रहेगा नहीं जब तक उस कार्बन को आप बाहर निकालोगे नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को। और दूसरी बात कि नेबुलाइजेशन जो भाप देते हैं, नेबुलाइजेशन बस आपके जो श्वास नली है उसको रिलैक्स करने में मदद करेगा, वो खखार खींच के नहीं निकाल सकता है, उसके लिए सक्शन चाहिए। अगर फेफड़ा इतना कमज़ोर है कि अपने से सांस नहीं ले रहा है तो उसके लिए नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, बाईपैप मशीन, और ख़राब स्थिति में, गंभीर स्थिति में बिल्कुल सांस रुक गई है, एपनिया पेशेंट है तो वेंटिलेटर। ये सब सुविधा बहुत महंगी और बहुत खर्चीली बाहर के बड़े शहरों में थी, लेकिन गोपालगंज में सक्षम हॉस्पिटल का नाम ही इसलिए दिया गया कि हम इस जिले को, और ये जिला क्यों, पूरे सारण प्रमंडल, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, कुशीनगर, फाजिल नगर, जितना भी आसपास का पूरा प्रमंडल है, छपरा, सिवान, गोपालगंज, इसके सारे ऐसे सांस और हृदय रोगियों को जिनको भी सांस लेने की तकलीफ थी, जो गोरखपुर, पीजीआई, लखनऊ, पटना जाते थे, उन सारे लोगों के लिए यहाँ आईसीयू बनाया है, जो कि एक रेस्पिरेटरी आईसीयू है। इसमें एबीजी की सुविधा, डिफाइब्रिलेटर, वेंटिलेटर की सुविधा, हर एक आधुनिक सुविधा है जो कि बड़े शहरों में ही मिल पाती थी। और उसका जो हमने रेट्स तय किया वो बड़े शहरों के रेट लिस्ट को मंगा के उनसे कम रखा है, ताकि आर्थिक दोहन शोषण भी ना हो और पेशेंट्स को एक जगह सभी चीज़ों की सुविधाओं के साथ सटीक इलाज मिले और जीवन हानि से वैसे लोगों को भी बचाया जा सके जिनका घर बार बिक जाता है, खेत बिक जाता है बड़े बड़े शहरों में इलाज कराने में। चलिए, हमारे साथ ही अभिषेक रंजन थे, और अभिषेक रंजन का डॉक्टरी क्षेत्र में, चिकित्सीय क्षेत्र में लंबा अनुभव है, और श्वास रोग से लेकर के, हृदय रोग से लेकर के, छाती रोग से जो भी समस्या होती है उसका एक बेहतर इलाज और बेहतर उपचार सक्षम हॉस्पिटल में हो सकता है। अगर आप इन तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं तो आप आइए यहाँ पे अभिषेक रंजन डॉक्टर साहब के पास, चुटकी में आपकी बीमारियों को खत्म किया जा सकता है। और आपको बताएं कि अस्थमा को लेकर के, श्वास रोग को लेकर के, हृदय रोग को लेकर के जो रोकथाम बताए गए हैं, जो उसके कारण बताए गए हैं, और फिर जो बीच बचाव का तरीका बताया गया है, अगर आप जहाँ भी हैं, अगर आपको ऐसा सिम्टम्स दिखता है तो आप आकर के परामर्श ले सकते हैं और बिल्कुल ही कम खर्चों में यहाँ पे इलाज करा सकते हैं। बाकी स्पेशल टॉक्स का यह डॉक्टर टॉक्स एपिसोड आपका कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं। मिलेंगे हम फिर किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।